गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा था तो सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैनी अ टाइम वी रीड इन अ न्यूज़पेपर अबाउट कैश आउट डिपॉजिट। हमने डिस्कस करा था पहले भी अपने इकोनॉमी के लेक्चर्स में। बैंक में दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, कैश आउट डिपॉजिट, राफा डिपॉजिट। एक तो हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है, कैश का मतलब यहाँ पर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट होता है, ये डिमांड डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट। और इसका मतलब ये है सेविंग अकाउंट का मतलब हम इंडिविजुअल्स का बैंक में सेविंग अकाउंट खुलता है, हम कभी भी बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ स्लिप भरने के बाद या एटीएम के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू, कभी भी अपने अकाउंट से बैंक हमें मना नहीं कर सकता। तो बेसिकली वो डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट इन ऑर्गेनाइजेशंस के खुलते हैं, फर्म्स के खुलते हैं, वो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट के अलावा बैंक में हमारा टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट भी होता है। वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। जैसे 3 महीने की हमने फिक्स डिपॉजिट करवा दिया एफडी, एक साल का एफडी कराया, 2 साल का बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया है, तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। वो टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कैश आउट डिपॉजिट बेसिकली करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट होता है, तो यहाँ पर है टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट सर, ठीक है। उसके अलावा जीरो बैलेंस अकाउंट इज जनरली अलाउड टू बी ओपन फॉर, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर चिल्ड्रन का भी खुल जाएगा, सैलरीड और ये, तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है इसमें, लेकिन इसका जो जीरो बैलेंस अकाउंट जनरली अलाउड टू बी ओपन फॉर सैलरीड क्लास के लिए हमेशा जीरो बैलेंस अकाउंट अवेलेबल रहता है। मतलब कोई भी कंपनी अगर बैंक के साथ उसका टाई अप होता है तो जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनका सैलरीड अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। मतलब सैलरी अपने अकाउंट, जो एम्प्लॉइज हैं अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं, बैंक पेनल्टी चार्ज नहीं करेगा। कुछ बैंक्स ने तो हालांकि अपने सारे कस्टमर्स के लिए अब जीरो बैलेंस अकाउंट कर लिया है, लेकिन सभी बैंक में अब ऐसा नहीं है। मिनिमम अमाउंट अपने अकाउंट में मेंटेन करना होता है, जैसे 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, कुछ बैंक का 2500, कुछ प्राइवेट बैंक का 10,000 रुपीज मेंटेन करना होता है अपने सेविंग अकाउंट में, ठीक है। जनधन अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, जनधन अकाउंट, लेकिन यहाँ पर जनधन अकाउंट तो कुछ ऑप्शन में है नहीं ऐसा। बच्चों के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट तब होता है जब बैंक की एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए स्कीम होती है, तब स्टूडेंट्स अकाउंट खुलता है और जीरो बैलेंस खुलता है। वरना कोई अगर अपना आई कार्ड लेके बैंक में जाएगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलना है, तो वो नहीं होगा, नहीं खुलेगा जीरो बैलेंस अकाउंट। मिनिमम बैलेंस अकाउंट खुलेगा 1000, 2000 जो भी बैंक का होगा। कभी कभी बस बैंक की स्कीम होती है एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, तब खुलता है, वरना सैलरीड क्लास के लिए तो हमेशा जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये हम अपनी इकोनॉमी के सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली 1989 में बना था, हमने डिस्कस भी करा था। पेरिस फ्रांस में 1989 में बना था, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए बना है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ब्लैक मनी को व्हाइट में जो लोग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो इसकी मेंबर कंट्रीज आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका उस कंट्री में अकाउंट है, वहां से मनी ट्रेल वगैरह पूरा हेल्प करती हैं कंट्रीज एक दूसरे को, ठीक है। और या किसी, जैसे किसी पॉलिटिशियन का एक पर्टिकुलर कंट्री में अकाउंट है, उस पॉलिटिशियन ने इंडियन पॉलिटिशियन ने पैसा जमा किया है, या इंडियन बिजनेसमैन ने किसी कंट्री में अकाउंट खोलकर पैसा डिपॉजिट किया और हमारे यहाँ के अथॉरिटीज़ को पता ही नहीं, वो कंट्री अगर FATF की मेंबर है तो हमारे साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है, हमें पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी हमने टैक्सेशन में करा था डिस्कस। फ्रिंज बेनिफिट सैलरी के एडिशन में कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स देता है, जैसे कोई एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है, कंपनी कार गिफ्ट में कर रहा है, या उसका टूर लगा दिया यूरोप का, ठीक है, या कूपन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है 5000, 10,000 के, तो सैलरी के एडिशन में जो भी बेनिफिट होते हैं उसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं। उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लगाती है, 2005 से स्टार्ट हुआ था, तो ये भी करेक्ट है। FRBM एक्ट भी हमने बजट में डिस्कस करा था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैक्सिमम सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। FRBM एक्ट ये बजट में डिस्कस किया है, ये फाइनेंशियल नहीं है, फिस्कल है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल वर्ड कहीं भी आए वो रिलेटेड होता है टैक्सेस से। सरकार टैक्सेस
किस तरीके से इम्पोज कर रही है और उनका कलेक्शन जो भी कर रही है फिर उसे उसका एक्सपेंडिचर किस तरीके से कर रही है। तो हमारा इसका जो आंसर है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है तो थर्ड, ये भी करेक्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो हमारा थर्ड आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब जैसे IMPS के थ्रू या NEFT RTGS के थ्रू फंड ट्रांसफर करें ऑनलाइन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। 16 लेटर E कम्स इन द फॉलोइंग एक्रोनिम, इंटरनेशनल बैंकिंग रेटिंग सिस्टम, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमी के सेशंस में। ये इंटरनेशनल रेटिंग मॉडल है जिसके थ्रू बैंक्स की रेटिंग होती है। जैसे किसी बैंक को A+, A-, B+, B-, C+, C-, उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को आइडिया हो जाता है कि किस बैंक में पोटेंशियल ज़्यादा अच्छी है ग्रोथ की, तो इन्वेस्टर फिर उसी के अकॉर्डिंगली पैसा इन्वेस्ट करेगा। मान लो कि आपको किसी पर्टिकुलर बैंक में आप चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, शेयर्स खरीदने हैं, तो कौन से बैंक के शेयर खरीदना चाहेंगे, तो आप कैमल्स रेटिंग सिस्टम के थ्रू, कैमल्स मॉडल के थ्रू जो भी ऑर्गेनाइजेशन बैंक को रेट कर रही होंगी, तो जिसकी रेटिंग अच्छी होगी उसमें पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके ये 6 लेटर्स हैं यहाँ पर, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। C का मतलब कैपिटल एडिक्वेसी होता है, कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब बैंक एक्सपेंशन के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, अपनी ब्रांचेस के एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। एडिक्वेट, कितनी एडिक्वेट कैपिटल है। ये एसेट क्वालिटी है, मतलब किस टाइप के लोगों को, A का मतलब एसेट क्वालिटी, किस टाइप के लोगों को लोन दिया हुआ बैंक ने, विजय माल्या टाइप के लोगों को लोन दिया हुआ तो एसेट क्वालिटी खराब है, या कुछ और इंडिविजुअल को लोन दिया हुआ रतन टाटा तो वहां से EMI आ रही है तो एसेट क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। ये मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कैसा है, अर्निंग है बैंक का, प्रॉफिट कितना है, लिक्विडिटी कैसी है बैंक की, मतलब कितने लोग डिपॉजिट करते हैं पैसा, कितने निकालते हैं। जैसे SBI की लिक्विडिटी काफ़ी हाई रहती है। S का मतलब सिस्टम्स एंड कंट्रोल है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस कितने हैं। तो ये 6 पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे बैंक की रेटिंग होती है। तो हमें ये पूछा है यहाँ पर E का मतलब यहाँ पर है अर्निंग, कैमल्स मॉडल में, ठीक है। तो 16th का हो गया हमारा सेकेंड। 17 which are the following process in which electronic holding of share replaces the paper security। ये अभी हमने पहले वाले सेशन में डिस्कस करा था। डीमेट अकाउंट जब हम खोलते हैं तो शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर्स की ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये सेफ भी होता है, कन्वीनियंट भी होता है, सिक्योर भी होता है, क्योंकि ऑनलाइन सेटलमेंट हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ शेयर्स हमारा किस में होता है, डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है। और हमने डिस्कस भी करा था कि डीमेट की फुल फॉर्म होती है डीमटेरियलाइजेशन, बेसिकली क्योंकि मटेरियल क्या होता है, पेपर सिक्योरिटीज होता है। अगर डी को हटा दें, मटेरियल मतलब पेपर सिक्योरिटी, डीमटेरियलाइजेशन का मतलब पेपर सिक्योरिटी खत्म हो गई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो पहले मटेरियलाइजेशन फॉर्म में ही शेयर्स हमें मिलते थे, डीमेट अकाउंट का मतलब है डीमटेरियलाइज कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया सब कुछ। तो 4th हमारा आंसर है। 18th ये भी हमने शेयर मार्केट में डिस्कस करा है, कैपिटल मार्केट में एसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, 4th इसका आंसर है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी एप्लीकेंट है शेयर मार्केट में, आईपीओ में, कैपिटल अकाउंट में हमने डिस्कस करा था आईपीओ कैपिटल मार्केट में, ठीक है। आप पुराने सेशंस देखिए इकोनॉमी के, हमने डिस्कस करा था आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी बोलते हैं। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है, पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है और पब्लिक को पहली बार शेयर ऑफर कर रही है, तो उसे बोलते हैं आईपीओ। इसके लिए एडवांस बुकिंग होती है। हमने डिस्कस भी करा था, अगर 15 दिसंबर को कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो रही है तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, 4-5 महीने पहले एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर देगी। और क्योंकि सेबी ने उसे परमिशन दी है 15 दिसंबर को लिस्ट होने की, तो पब्लिक क्या करेगी, 3-4 महीने पहले ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देगी, मतलब एडवांस बुकिंग कर लेगी, ठीक है। और उस कंपनी के शेयर अभी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो एडवांस बुकिंग किस तरीके से होती है, एसबा प्रोसेस के थ्रू होती है। मतलब हम बैंक में जाएंगे, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है, बैंक में जाएंगे, मान लो 50,000, तो ये 50,000 हमारे अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाएंगे, रहेंगे हमारे अकाउंट में ही, कंपनी के पास नहीं जाएंगे, ब्लॉक्ड हो जाएंगे। मान लो कि मैं गया था 20 जून को और 15 दिसंबर को कंपनी लिस्ट होनी है शेयर मार्केट में,
तो 50,000 मेरे अकाउंट में ही ब्लॉक रहेंगे 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर को जब कंपनी मुझे शेयर अलॉट करेगी उसी दिन मेरे अकाउंट से डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा पैसा अननेसेसरी कंपनी के पास फंसा नहीं, वो पैसा मेरे अकाउंट में ही रहा, ठीक है। तो एसबा प्रोसेस क्या है, बेसिकली अननेसेसरी पहले इन्वेस्टर का पैसा कंपनी के पास फंस जाता था, जबकि कंपनी ने इन्वेस्टर को शेयर्स अलॉट करे ही नहीं। लेकिन अब एसबा प्रोसेस के थ्रू हमारा पैसा हमारे अकाउंट में ही ब्लॉक रहेगा, हम निकाल भी नहीं सकते 15 दिसंबर से पहले, ठीक है। और जिस दिन कंपनी शेयर अलॉट करेगी उसी दिन हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा, और हमें फायदा ये होगा कि इस बीच हमें हमारे 50,000 में पूरा इंटरेस्ट भी मिला, ठीक है। और लेकिन वो पैसा हमारे अकाउंट में ही है, हम निकाल नहीं सकते। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये प्रोसेस इनिशिएट करा था, स्टार्ट किया था सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड आईबीए ने मिलके, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलके ये प्रोसेस स्टार्ट करा था ताकि शेयर मार्केट में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, ठीक है, अननेसेसरी पब्लिक का पैसा ना फंसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। Which of the following is responsible for the preparation of presentation of यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। हमने बजट के कॉन्सेप्ट्स करे थे डिस्कस, उसमें ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये पूरा बजट प्रिपेयर करता है, ये भी हमने डिस्कस करा था। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी वगैरह, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का काम होता है टैक्सेस का कलेक्शन करना, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज, ये बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, प्रोविडेंट फंड सेक्टर हो, शेयर मार्केट हो, उस पर नजर रखता है। ये सारे डिपार्टमेंट जो है ये चारों खासकर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट है। ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट नहीं है, ये वाला डिपार्टमेंट भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। 4 हैं, एक 5वां और है जो जिसे हम बोलते हैं दीपम, जिसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये 2015 में आया था, जिसने रिप्लेस करा था हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which of the following is not a KYC requirement while opening a bank account? तो KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर का मतलब है बैंक के पास कोई भी आ रहा है अकाउंट खुलवाने के लिए, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने कस्टमर को पहचानो कि वो अपना आईडी जो है ओरिजिनल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। मतलब उसके पास अगर आधार कार्ड है तो वो ओरिजिनल है कि नहीं है, ठीक है, या उसके पास एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, जो भी चीज़ें वो लगा रहा है, ठीक है, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई पाकिस्तानी इंडिया में आकर अपना बैंक अकाउंट खोल ले, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फर्जी बना ले। तो बेसिकली यहाँ पर जो गलत तरीके से अपना अकाउंट खोलते हैं, इलीगल फ्रॉड अकाउंट्स, तो उनको ट्रैक करने के लिए केवाईसी रिक्वायरमेंट होती है। तो बैंक पूरे डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगता है, वैलिड डॉक्यूमेंट, तभी हमारा बैंक अकाउंट खुलेगा। हम किसी और के नाम पे बैंक में बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, वरना फ्रॉड का भी केस हो सकता है। तो केवाईसी रिक्वायरमेंट कौन सा नहीं है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये तो केवाईसी हो गई। प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये भी केवाईसी होगा। प्रूफ ऑफ इनकम केवाईसी में नहीं आता, क्योंकि अगर कोई नहीं भी कमा रहा, स्टूडेंट भी जाके अपना बैंक में अकाउंट खोल सकता है। तो ये नॉट पूछा हुआ है। ये भी फोटोग्राफ भी बैंक मांगता ही है, ठीक है। तो थर्ड हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट? बैंक दो तरीके के प्रोडक्ट बेचता है, एक तो कॉर्पोरेट प्रोडक्ट बेचता है, कॉर्पोरेट, और एक रिटेल प्रोडक्ट। कॉर्पोरेट प्रोडक्ट क्या होते हैं? कॉर्पोरेट प्रोडक्ट का मतलब है बिजनेस रिलेटेड लोन्स, रिलेटेड टू बिजनेसेस। मतलब जैसे कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह होते हैं बिजनेस को, केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है वो कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स होते हैं। अब वो कॉर्पोरेट कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। रिटेल प्रोडक्ट्स बैंक के कौन से होते हैं? जैसे सेविंग अकाउंट, वो इंडिविजुअल्स के होते हैं, वो सेविंग अकाउंट बिजनेस के लिए नहीं खुलता है, ठीक है। या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
या बैंक एश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस मतलब बैंक इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। लोन्स, कौन से वाले लोन्स? बिजनेस के लिए लोन्स नहीं होने चाहिए, होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन व्हीकल लोन, ठीक है। तो ये सब रिटेल प्रोडक्ट है, ठीक है। बिजनेस प्रोडक्ट कौन से हो गए? कॉर्पोरेट प्रोडक्ट होते हैं। तो यहां पर हमें नॉट अ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट, तो देखिए ये तो पर्सनल लोन रिटेल बैंकिंग, ये भी रिटेल बैंकिंग है। फिर एफडी, फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं यहाँ पर, एफडी रिटेल बैंकिंग। ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ये रिलेटेड टू बिजनेस है, तो ये कॉर्पोरेट प्रोडक्ट हो गया, हमारा थर्ड आंसर हो गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये हम फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मार्केट में हमने डिस्कस करा था कि एक तरफ कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है, और मनी मार्केट होता है। तो मनी मार्केट में भी हमने डिस्कस करा था बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और सब मार्केट डिस्कस करा था, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में हमने डिस्कस करा था, कैपिटल मार्केट में शेयर्स एंड बॉन्ड आते हैं। बेसिकली दोबारा से बता देता हूं, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में शेयर्स एंड बॉन्ड मार्केट आता है। तो यहां पर नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो ये डिबेंचर हमारा आंसर है, क्योंकि बॉन्ड और डिबेंचर सिमिलर होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बॉन्ड गवर्नमेंट कंपनी इशू करती है, डिबेंचर प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं। बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं, डिबेंचर अनसिक्योर्ड होते हैं। तो बेसिकली ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शेयर्स एंड बॉन्ड या डिबेंचर्स, ठीक है। मनी मार्केट में हमारा रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब रेपो रेट होता है, बैंकिंग में यूज होता है, तो मनी मार्केट में आता है। बैंकिंग, ट्रेजरी बिल सब मार्केट में आता है, तीन पार्ट इसके होते हैं, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, सब मार्केट। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल इशू करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, मार्केट से लोन में एक तरीके से पैसा उठा रही है। 91 डेज होता है, 14 डेज होता है, 91 डेज होता है, 182 डेज होता है, 364 डेज का होता है ट्रेजरी बिल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करता है मार्केट से लोन में पैसा उठाने के लिए। कमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट सेक्टर इशू कर रहा है मार्केट से लोन में पैसा उठाने के लिए। तो ये सब मनी मार्केट का पार्ट है, सब ये सब हम फाइनेंशियल मार्केट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो थर्ड हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा इज अ सब्सिडियरी ऑफ, मुद्रा इज अ सब्सिडियरी ऑफ सिडबी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मुद्रा बैंक बेसिकली 3 कैटेगरी का लोन देता है मुद्रा स्कीम के थ्रू। 3 कैटेगरी का लोन है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण मतलब बिजनेस के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं अप टू 50,000। किशोर में 50,000 से 5 लाख और 5 लाख टू 10 लाख, 3 कैटेगरी। अगर हमें बिजनेस के लिए 2 लाख का लोन लेना है, 3 लाख का लोन लेना है तो किशोर कैटेगरी। अगर हमें 5 से 10 लाख का लोन लेना है तो तरुण कैटेगरी। अगर 50,000 से कम का लोन लेना है तो शिशु कैटेगरी। मतलब बेसिकली कोई टेलर है तो वो भी लोन ले सकता है, कोई ठेली चलाता है वो भी लोन ले सकता है, अखबार फेंकने वाला वो भी लोन ले सकता है। तो छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए लोन मिलेगा हमें मुद्रा स्कीम के थ्रू। और ये जो मुद्रा बैंक है ये इस समय अंडर सिडबी है। सिडबी किसके अंडर आता है? आरबीआई की सब्सिडियरी है। सिक्योरिटी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए को रेगुलेट करता है कि उनको लोन प्रॉपर मिले कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, ठीक है। तो सिडबी आरबीआई की सब्सिडियरी है, ठीक है। और फिलहाल अभी मुद्रा जो है बैंक है वो सिडबी के अंडर आता है, लेकिन बाद में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, एक सेपरेट एंटिटी बनाने वाली है मुद्रा को। फिलहाल वो सिडबी के अंडर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो लोन है मुद्रा का ये हम किसी भी बैंक से ले सकते हैं, चाहे एसबीआई से ले लें, चाहे हम बैंक ऑफ बड़ौदा से ले लें, ठीक है। तो अंडर मुद्रा आएगा और सिडबी की सब्सिडियरी मानी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर रेंजेस फ्रॉम। सिबिल स्कोर बेसिकली हमारा जो है 300 to 900 है। ये बेसिकली कब काम आता है? जब हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक हमारा पूरा डिटेल लेता है कि हमारी सैलरी कितनी है, हमारे पास हमारे एसेट्स क्या हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या हमने एफडी फिक्स डिपॉजिट किया है, पीपीएफ अकाउंट में कितना पैसा है, बैंक सारी डिटेल लेता है। उसके बेसिस पे बैंक हमारा क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करता है, सिबिल स्कोर जिसे बोलते हैं। और हमारा सिबिल स्कोर अगर 750 आ जाता है 900 में से तो ये गुड स्कोर माना जाता है और हमारा लोन पास हो जाता है।
ये गुड स्कोर माना जाता है, हमारा लोन पास हो जाता है। ठीक है, तो ये सिबिल स्कोर काफी पॉपुलर है, सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर। सिबिल एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसके पास हर एक इंडिविजुअल की क्रेडिट इंफॉर्मेशन रहती है। अगर मैं मान लिया आईसीआईसी बैंक से लोन लेने के बाद डिफॉल्ट कर जाऊं, उसके बाद मैं एसबीआई में लोन लेने के लिए जाऊं और एसबीआई को बताऊं ना, इन्फॉर्म ना करूं कि मैंने पहले भी लोन लिया है, तो भी एसबीआई को पता लग जाएगा, क्योंकि एसबीआई सिबिल के डेटाबेस में मेरी हिस्ट्री चेक करेगा, क्रेडिट हिस्ट्री, इसने पहले कौन कौन से बैंक से लोन लिया है। तो बैंक्स क्या करते हैं, उनसे जो भी लोन ले रहे होते हैं वो शेयर करते हैं सिबिल के डेटाबेस में, सारा का सारा। तो सारे बैंक्स को पता लग जाता है, वो सिबिल के डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में। तो इसका आंसर हो गया हमारा थर्ड। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।